हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी का चैनल में स्वागत है, स्किल्स विद प्रदीप सर। साथियों, अक्सर होता है कि हम अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो हमारी रियल सक्सेस है वो हमारी खुद के साथ कंपटीशन है और इसी को हमें समझना चाहिए। और इसी थॉट के साथ हम आज का अपना द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे जनसत्ता, सारे न्यूज़पेपर के जो लीडिंग आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो है डिसेंट्रलाइज मनरेगा फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन सेज गवर्नमेंट स्टडी। देखिए, मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अभी ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 2005 में स्टार्ट किया गया था। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि कहा जा रहा है कि मनरेगा में जो भी चीज़ें हैं इसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, विकेंद्रित किया जाए। जो भी इसके चीज़ें हैं, जो भी इसकी फंडिंग है, पावर्स है, सारी चीज़ें मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, टॉप से बॉटम की तरफ ना आए। और बात करें मनरेगा के तहत तो 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी जाती है और कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन से चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। अब देखिए, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं मनरेगा के और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे अगर इस तरीके से किया जाएगा। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आप समझ सकते हैं तरीके से, जो माइग्रेशन था वो माइग्रेशन रुका, जो कि एक तरीके से होता है कि शहर जाएंगे तो काम मिलेगा, ऐसा होता है। हमारी एक तरीके से कॉन्सेप्शन है पूरे, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके दिमाग में होता है कि अगर मैं सिटी गया तो मुझे काम अच्छा मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। और देहात में बात करें, गांव देहात की बात करें तो वहाँ प्रचंड बेरोजगारी देखी जाती है। खेती बाड़ी है, एक ही खेत में अगर 4 लोग हैं तो भी काम कर रहे हैं और 2 लोग हैं तब भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो माइग्रेशन रुका और वुमेन एम्पावरमेंट, कहा गया कि 1/3 जो भी हैं उसमें, जो भी वर्कर हैं मनरेगा में, वो 1/3 पूरी की पूरी महिलाएँ हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और जो लोकल नीड है, जैसे कोई पाउंड बनाना है और कोई रोड बनानी है, कोई पगडंडी बनानी है या फिर कोई खड़ंजा बनाना है, तो ये सारा काम लोकल जो नीड की पूर्ति थी वो वहीं के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और उनको भी जॉब मिल जा रही है। अब देखिए, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? लो वेजेस मिलते हैं, मार्केट रेट से कम मिलते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वेतन जो मिलना है वो कम। कुछ राज्यों में देखा जाए तो 200, 250, 300 इस तरीके से एक पैमाना फिक्स किया गया है। और वही अगर लेबर कहीं बाहर जाता है काम करने तो 700 से 800 रुपये उसे एक दिन का मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलती है। और जो फंड एलोकेट होते थे, अब कहा जा रहा है, एक तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि जो पहले फंड एलोकेट होता था मनरेगा के लिए, अब उसमें डिक्लिनेशन आई है, वो चीज़ें अब कम कर दी गई हैं फंड, और इसीलिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है। अटेंडेंस आपका जो है 10 अगर लोगों से ज़्यादा की अगर स्ट्रेंथ है एक जगह काम करने के लिए, तो उन्हें दोनों टाइम अटेंडेंस लगा के भेजना होगा, वो भी ऑनलाइन। ये सारी समस्याएं हैं। करप्शन की प्रॉब्लम तो है ही है। अगर देखा जाए तो अब करप्शन किस तरीके से होता है, अब करप्शन होने का रीज़न क्या है कि अगर कोई लेबर है नहीं है और जो भी वहाँ के जो हैं तो उन्होंने एमपी भर डाली कि नहीं नहीं लेबर ने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलता है। हमारे गांव में भी ऐसा होता है, चूँकि हम लोग गांव देहात ग्रामीण परिवेश से हैं तो हमने ये चीज़ें देखी हैं और समझ में आता है। और इसके लिए देखा जाए तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होते हैं, ये सारे के सारे मैनुअल जो अनस्किल्ड वर्क हैं, जिनके लिए किसी भी प्रकार की स्किल की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे काम मनरेगा के तहत किए जा सकते हैं। और बात करेंगे ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में वर्क करता है हमारा मनरेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने आवश्यक हैं। 18 वर्ष आपकी कंप्लीट हो गई हो तो आप मनरेगा में काम कर सकते हैं। और लोकल जिस भी ग्राम पंचायत में आप काम करने की बात कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत का हिस्सा आपको होना आवश्यक है। और अनस्किल्ड लेबर का आपको एक्सपीरियंस हो, मतलब को जो भी डेली बेसिस पे काम वर्क वगैरह जो भी हमारे घर में होते हैं एक तरीके से, तो वही। अब अगर किसी रोड को बनाना है तो रोड को बनाने के जो अनस्किल्ड उसमें वर्क होंगे वो सारे के सारे आप कर सकते हो, वॉलंटरी लेवल पे आप करने योग्य हों। तो ये सारा का सारा कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज होने के बाद मनरेगा में वर्क अच्छे से होगा और चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। अगला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को और सेडिशन लॉ, देशद्रोह को लेके है। तो सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर नॉट टू फाइल न्यू सेडिशन केसेज, गवर्नमेंट री एग्जामिन प्रोविजंस।
फ्रेंड्स, जो है आप रूल की बात करेंगे तो सेडिशन एक्ट जो कॉलोनियल एरा था उस टाइम से लाया गया आईपीसी 124A के तहत। और सेडिशन देशद्रोह की बात करता है इसमें। और इसकी समस्या क्या है कि ये उस टाइम से चला आ रहा है और इसका मिसयूज बहुत बढ़ गया है। आईपीसी 124A को हमें एक्चुअल में नीड है या नहीं ये समझना बहुत आवश्यक है। क्या हमें वाकई इसकी ज़रूरत है? जिस लॉ का, जिस एक्ट का उपयोग कंट्री के अंग्रेजों के द्वारा किया गया हो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के लिए, क्या वाकई उस लॉ की अभी भी हमें आवश्यकता है? ये समझने वाली बात है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी 124A के तहत अब से कोई फ्रेश केस नहीं इसके अंडर होना चाहिए, इसका यूज हमें नहीं करना है इस लॉ के तहत। और आप समझिए कि ये कॉलोनियल लॉ है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था, आईपीसी 124A। तो क्या इसका वाकई हमारे यहाँ यूज होना आवश्यक है? क्या इसका यूज होना चाहिए? और बात की जाए कि इसके अंडर, इसके तहत जो है सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी को जो है इसके अंदर महात्मा गांधी जी को भी इसके अंदर जेल हुई थी 6 साल की। और ये सारी चीज़ें हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा क्या था, पहले तो ये जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने इस रूल को कहा क्या था। द प्रिंस अमॉन्ग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। आपसे सीधा सीधा ये लाइन पूछी जा सकती है कि लाइन किसके द्वारा कही गई थी और किसके लिए कही गई थी? आईपीसी 124A के लिए, जो कि सेडिशन लॉ है, इसके लिए कही गई थी। JL नेहरू ने कहा ऑब्नॉक्सियस एंड हाईली ऑब्जेक्शनेबल। और उन्होंने कहा कि द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट बेटर, मतलब इसे ख़त्म कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। हमारे लिए ये बहुत ही खराब एक तरीके से कह सकते हैं। और आप यकीन मानिए बात कब कही गई थी और ये आज तक अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका है। यही हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की प्रॉब्लम है कि चीज़ें जो ख़त्म होनी चाहिए थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई। और जो रूल हमारे यहाँ अभी तक इम्प्लीमेंट चल रहा है, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए, ओवरऑल आप ये समझिए कि इस सेडिशन लॉ के तहत जो आईपीसी 124A के तहत कहा गया कि जो भी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जाएगा वो देशद्रोह कहलाएगा। अब उन्होंने कॉलोनियल टाइम के लिए अपने जो उनका ब्रिटिश एरा था उन्होंने उस टाइम के लिए यूज किया था। तो क्या अभी तक ये हमारे इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट होना है? क्या हमारे लिए वाकई ये आवश्यक है? इसको थॉमस बेबिंगटन मकौले के द्वारा 1870 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी, मतलब कोई भी आप नेगेटिव चीज़ें अगर कर रहे हैं या फिर कोई भी उनका अगर आप उन्होंने कुछ गलत काम करा उसके लिए भी आप अगर बात कर रहे हैं तो आप सेडिशन लॉ के तहत पकड़ लिए जाएंगे तुरंत। पहला केस आया था जोगेंद्र चंद्र बोस जी का 1891 में। और इसके अगला जो केस हुआ वो 1922 में हुआ। महात्मा गांधी जी को बॉम्बे में 1922 में पकड़ा गया और 6 साल के लिए जेल हुई उनको। तिलक जी को केसरी के संपादन के लिए 1887 में जेल हुआ और 1908 में उन्हें दोबारा जेल हुआ। तो वाकई समझने वाली बात यह है कि क्या इस जो हमारा सेडिशन लॉ है, क्या वाकई इसकी आवश्यकता हमें है या नहीं है? अगर देखा जाए तो यूएपीए भी है वर्क करने के लिए, ऐसे बहुत सारे लॉज हमारे पास हैं। बट क्या इस एक्ट की, जो कि हमारे खुद के फ्रीडम स्ट्रगल्स को जब एक टाइम पे दबाया जा रहा था इसी के थ्रू, तो क्या ये वाकई हमारे लिए अभी भी आवश्यक है? ये सोचना और समझना वाकई हमारे लिए ज़रूरी है। अगला जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो गुजरात के मोरबी को लेके है, बर्डन ऑफ ट्रेजिडी। गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा है अभी, उस पुल के टूटने से 140 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और इसमें से 47 बच्चे थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ब्रिज पुराने समय से बनाया गया, 1879 में ये ब्रिज बनाया गया था और हाल ही में इसे 26 अक्टूबर को रिपेयर किया गया। अब आप ये समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि रिपेयरिंग के बाद से जो है ये 2-3 दिन में ही ये पुल गिर जाता है और इसमें इतने लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ आप नदी का नाम भी ध्यान रखिएगा, मच्छू नदी है जिस पे ये पुल था। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखा जाए तो पॉलिटिकल इशू भी बनता है इसके लिए, और जो लोगों की जान माल की हानि हुई वो तो हुई ही हुई। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट ऑडिट को भी ध्यान इसमें नहीं रखा गया। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए समस्या कहाँ पे आती है? समस्या ये आती है कि कोई भी, जैसे किसी ने कंपनी अगर रिपेयरिंग के लिए लिया, अब जो आटा चावल की कंपनी है जो आटा चावल मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्हें अगर हम दे दें कि नहीं आप रोड बना लो, आप बिल्डिंग बना लो, आप सोचिए क्या वो करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे। ये सारी समस्याएं देखने वाली हैं और सोचने वाली हैं। अगर ऐसा ही हो तो उन्हें आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चीज़ों को रखें सामने, जो कि नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
ओल्ड जो भी स्ट्रक्चर है उसका पहले इंस्पेक्शन करिए, वो आवश्यक करिए, मैंडेटरी कर दीजिए उसे। रिपेयर करने के बाद क्वालिटी का जो असेसमेंट है उसकी आवश्यकता है, उसे चेक करिए अच्छे से। बात करें टेंडर की, उसे ओपन करिए, लोगों के बीच हर चीज़ हर एक बात पब्लिकली होनी चाहिए, वो बात समझ में आनी चाहिए कि टेंडर इन्हें दिया गया और इन्होंने इस टेंडर में ये स्पेसिफिकेशंस रखी हैं जिसके अंडर वो ये काम करेंगे और ये उन्होंने बना के देंगे, ये सारी बात होनी चाहिए। अब जो भी टेंडर दिया जाए उस कंपनी को अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये देखा जाए तो गवर्नेंस का बहुत ही बुरा फेल्योर है और इसमें पॉलिटिकल प्रोपोगंडा भी कई प्रकार से हो रहा है। तो समस्या क्या आती है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम कुछ और होती है, उसका हम सॉल्यूशन कुछ और खोजते हैं, इसी को हम कास्ट से कहीं जोड़ने लगते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीज़ों से जोड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समस्या यहीं पे आती है। अब जितने लोगों की डेथ हो गई, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जितने लोगों की डेथ हो गई, अगर देखा जाए तो सही से उनके लिए अभी तक कुछ सोचा नहीं गया और कुछ उनके लिए करने की बात नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं कि इन मामलों पे हमारे देश में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सिटीजनशिप को लेके है। अ पैथवे टू सिटीजनशिप फॉर इंडियन ओरिजिन तमिल्स। देखिए बात कहाँ की है, सबसे पहले ये समझेंगे, श्रीलंका की बात है। और श्रीलंका में दो टाइप के जो कम्युनिटी है वो रहती है, एक सिंगली भाषा की और एक तमिल भाषा की। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता है, समस्या ये आती है। और जो तमिल हैं वो इंडियन ओरिजिन है, 1982 में श्रीलंका से माइग्रेट करके आए और उनका नंबर अभी बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर बहुत ज़्यादा है और श्रीलंका में हुए सिविल वॉर के कारण जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहा गया कि हम सिटीजन नहीं देंगे, रोक लगा दी गई। जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, तो कहा यह जा रहा है कि क्या तमिल लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे सकते। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब पाकिस्तान और अफ़गान इस तरीके इधर से लोग आते हैं तो हम एक तरीके से कहते हैं कि हाँ आपके लिए सिटीजनशिप है। और आपको बता दें कि लगभग 30,000 लोग हैं जो बिना सिटीजनशिप के हैं, उन्हें स्टेटलेस कहा जाता है। देखिए बात, दो पैक्ट साइन किए गए थे, ध्यान रखिएगा, सिरीमाओ और शास्त्री, सिरीमाओ शास्त्री पैक्ट के नाम से 1964 में पैक्ट साइन किया गया। इसमें लगभग 6 लाख लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कही गई थी। सिरीमाओ गांधी पैक्ट 1974 में, इन दोनों पैक्ट को मिला के कहा गया था कि जो 6 लाख लोग हैं और जो तमिल भाषी हैं इन्हें हम सिटीजनशिप इंडिया की देंगे। मगर ये 1982 का जो सिविल वॉर हुआ इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। अब समस्या खड़ी है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, चूंकि वो इंडियन ओरिजिन एक तरीके से तमिल भाषी हैं, तो ये सारी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर हैं हम। और बात करें सिटीजनशिप की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 के अंडर रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम जैसे अगर दूसरी कंट्रीज़ के जो भी माइग्रेट लोग आते हैं तो उनके लिए अगर हम अपने दरवाजे खुले रख सकते हैं तो इनके लिए हम क्यों नहीं सोच सकते, ये सोचने का विषय है। फ्रेंड्स, अगला जो आर्टिकल है वो EWS को लेके है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन EWS कोटा आउटकम्स। देखिए 103 जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट, उसके तहत ये लाया गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई। देखिए रिजर्वेशन इंडिया में केवल 2 ही टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है इसके तहत SC ST OBC ये सारे, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक तरीके से जो वुमन हैं उनको, ट्रांसजेंडर हैं उनको, थर्ड जेंडर है उनको, एक तरीके से ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारा। अब बात करते हैं EWS की, तो इसके तहत उन सभी लोगों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, मतलब जो जिनकी आर्थिक देखी जाए तो स्थिति खराब है, किसी भी कास्ट से हो मैटर नहीं करता। जो इनकी इनकम है वो 8 लाख से 8 लाख पर ईयर से कम हो या 8 लाख पर ईयर के आसपास हो। बट अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पेचीदा बात क्या कही गई कि यदि OBC SC ST का है, अगर इन तीनों कास्ट का रिजर्वेशन किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो उसको इस EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके पहले भी 1992 में नरसिम्हा गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया 10% रिजर्वेशन के लिए,
देने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। रिसेंटली 2019 में लाया गया। अच्छा, उस समय क्या हुआ था कि किसी भी आर्टिकल में चेंजेस नहीं किए गए थे, एक तरीके से ऑर्डर पास कर दिया गया था और किसी भी आर्टिकल में चेंज नहीं किया गया था। रिसेंटली जो 2019 में लाया गया, इसमें ईडब्ल्यूएस को लाने के लिए आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस किए गए और ऐसे ही समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। और अभी ईडब्ल्यूएस को लेके देखते हैं क्या जजमेंट आ सकता है, कुछ अभी कंफर्म कह नहीं सकते क्या हो सकता है। ऐसे ही एक केस था इंदिरा सहानी का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इंदिरा सहानी का केस किस चीज़ से रिलेटेड था, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड था और जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है। देखिए अब जो भी होता है इसको इन फ्यूचर देखा जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। फ्रेंड, जो अगला आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट की बात है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन इनटू टू फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को एंड कर दिया और देखिए पूरी लॉ को पहले समझते हैं। कोई रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर है जिसके साथ रेप हुआ है और या ये रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसको इंश्योर करने के लिए 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट किया जाता था। एक्चुअली इस टेस्ट में होता क्या था कि जो भी विक्टिम है उनके वेजाइना में 2 फिंगर और 3 फिंगर एक तरीके से इंटरकोर्स करके देखा जाता था कि क्या इस तरीके की कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। अब ये काफ़ी हद तक पता किया जाता था कि पर्सनल सेक्सुअली जो पर्सन है वो सेक्सुअली कितना एक्टिव है और क्या वो हैबिचुअल सेक्सुअल रिलेशन में रहे हैं। इसे पूरी तरीके से इनह्यूमैन कहा गया, मतलब ये अमानवीय है पूरी तरीके से। एक तो पहले ही जो भी रेप विक्टिम है उनकी कंडीशन ख़राब है, वो अब एक तरीके से देखा जाए तो मानसिक प्रताड़ना उन्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा हुई है और उस पर से इस तरीके का टेस्ट पूरी तरीके से अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट से कुछ भी इंश्योर कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, कठिन है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 53A के तहत। उन्होंने कहा प्री सेक्सुअल रिलेशन पे आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं और इसका कोई अगर इस टाइप का कोई अगर टेस्ट करता है या मिसकंडक्ट होता है तो अब से इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको मिसकंडक्ट माना जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जो आपने कई मूवी में और वेब सीरीज में भी देखा होगा कि जो भी इस तरीके के केस होते हैं तो उनमें जो इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो ये टेस्ट होने जा रहा है तो यही टेस्ट होता है, 2 फिंगर और 3 फिंगर का टेस्ट होता था। बट अब से इसे बिल्कुल ही अमानवीय घोषित कर दिया गया और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। आप भी सोच के देखिए कि अगर कोई भी रेप विक्टिम है, पहली बात तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा समस्या खुद से है, उसका जो उसमें मेंटल हेल्थ होगा उसका वो किस लेवल पे होगा, वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा झेल चुकी होगी। उसके बाद से इस तरीके का टेस्ट कहाँ तक व्यक्ति को सही रखने के लिए आवश्यक है, आप इस बारे में सोच के देखिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है और इस तरीके का कोई भी जो भी टेस्ट है ये नहीं होना चाहिए और वाकई साइंटिफिक जो है हमें अप्रोच अपनाना चाहिए इसके लिए। कोई भी टेस्ट अगर हो रहा है तो वो इनह्यूमन पहली बात नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम और क्या बेहतर तरीके अपना सकते हैं। जो हम ये इनह्यूमन टेस्ट इस टाइप का कर रहे हैं इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि टेस्ट किया जा सके, जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। आशा है आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे और पूरी तरह से आप समझ पाए होंगे। कहीं ना कहीं ये सारे आर्टिकल्स हमारे डेली नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक हैं और हमें पढ़ते रहना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कर रहा कि आप डेली 6 घंटे 8 घंटे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, आप इसे सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को कि क्या वाकई ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लास्ट में हम कुछ नेविगेशन सिस्टम है वो समझ लेते हैं। इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है नाविक। चाइना ने बनाया है जिसका नाम है बेइडुओ और रसिया ने बनाया है जिसका नाम है ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन ने बनाया है जिसका नाम है गैलीलियो और जीपीएस आप लोग जानते हैं यूएस का है और जापान ने बनाया है QZSS। तो आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आई होंगी चीज़ें जो भी हमने आर्टिकल डिस्कस करी, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ झमाझम शेयर करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, और आपके जो भी फीडबैक हैं, पॉजिटिव फीडबैक हमें ज़रूर दें। आपके सारे फीडबैक हमारे लिए अपेक्षित हैं। आपको जो भी लगता हो कि और अच्छा और बेहतरीन किया जा सकता है, हम पूरी आशा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अच्छा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।